टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कि हम लोगों ने अब तक देखा कि भाई रेंज क्या होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट देखा हम लोगों ने। प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ही आपको पढ़ने हैं। किसी भी ग्राउंड से हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज़ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। पाथ फॉलो हुआ इस तरह से, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था कि ये रेंज कितना होगा भाई। तो रेंज का फॉर्मूला आया था और टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज़ इक्वल टू कैपिटल T पे यहाँ आया, और t इज़ इक्वल टू कैपिटल T/2 पे यहाँ आया, और t इज़ इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट हुआ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u sin थीटा अपॉन g, जो हम लोगों ने दो मेथड से किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। साथ में रेंज आया था भाई, तो रेंज आया था u² इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और इससे हम लोगों को पता लगा कि मैक्सिमम रेंज जो होता है वो मैक्सिमम रेंज जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाए, दैट इज u² अपॉन g होता है मैक्सिमम रेंज। और वो कब होता है, तो एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। जब 45 डिग्री होगा तभी ये 90 डिग्री होगा, और तब साइन थीटा हमारा तब हमारा साइन 90 डिग्री 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू होगा। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू u² अपॉन g है। ठीक है, ये देखा था। और साथ में क्या देखा था भाई, तो इससे ये भी पता लगा था कि थीटा पे वही रेंज होता है जो 90 डिग्री माइनस थीटा पे होता है, और 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा पे वही रेंज होता है जो 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा पे होता है। ये भी पता लगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है भाई, अब इसके आगे बढ़ने हम लोगों को खाली रेंज की बात नहीं करने हैं, हम लोगों को मैक्सिमम हाइट भी निकालने हैं। ये मैक्सिमम हाइट निकालने पड़ेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने पड़ेंगे, ये सब देखने पड़ेंगे हम लोगों को। किसी टाइम पे पूछ दे कि कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, अभी वेलोसिटी ये है, तो भाई ये वेलोसिटी अब कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से। तो ये सब पे भी क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेंज का देखा था। इसके बेसिस पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जल्दी से आप कर दो। रेंज मान लो अगर हम लोग बोलें कि 44 डिग्री है, और रेंज मान लो हमारा है 54 डिग्री है, और रेंज हमारा 38 डिग्री है, तो बताने हैं कि हमारा कौन सा रेंज मैक्सिमम होगा, कौन सा रेंज मिनिमम होगा, ये हमें कैलकुलेट करना हो। मान लो ये 3 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए स्पीड सेम है, तो कौन सा रेंज मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम, दैट इज हमें ग्रेटर लेस और इक्वल टू से फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो जल्दी से चेक कर लो। फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो हमें पता है भाई कि 45 से अगर हम लोग कम रखें तो भी रेंज कम होगा, और ज़्यादा करें तो भी रेंज कम होगा। मैक्सिमम रेंज होता है 45 पे, और 45 से अल्फ़ा एंगल बढ़ाओगे तो उतना ही रेंज होगा जितना अल्फ़ा कम करने पे होगा। इसलिए मेन हम लोगों को जानना है डिफरेंस। 45 पे मैक्सिमम होता है तो रेंज मैक्सिमम 45 पे होगा, लेकिन 45 एंगल नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो 45 के क्लोजेस्ट होगा, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात करूँगा। तो जो डिफरेंस है मतलब अल्फ़ा है, जो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अल्फ़ा का वैल्यू दैट इज डिफरेंस विद थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री से कितना डिफरेंस है भैया, तो यहाँ पे डिफरेंस है 1 डिग्री का। दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, तो 54 यहाँ 45, तो 9 डिग्री का डिफरेंस है। 9 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पे 45 और इधर हमारा 38 है, 2 इधर और 5 इधर, 7 का डिफरेंस है। तो इसलिए जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना कम रेंज, जितना कम डिफरेंस उतना ज़्यादा रेंज। इसलिए रेंज 44 वाले का मैक्सिमम रेंज होगा। तो ये मैक्सिमम रेंज है, तो ऐसा दिखाएंगे, ये उल्टा हो गया। मैक्सिमम रेंज है तो ये तो भाई 54 से ज़्यादा ही होगा, और 54 वाला से भी ये वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 7 डिग्री का डिफरेंस है और ये 9 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये ऐसा होगा। 54 ये हमारा मिनिमम रेंज वाला होगा।
तो आप ये कर लिया होगा, ये सब करने में कोई बात नहीं है। ये है मैक्सिमम रेंज, ठीक है भाई, मैक्सिमम रेंज है ये, इसमें मिलेगा। और ये बीच वाला हो गया, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज हमें पता लग जाता है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना होगा तो इस तरह से काम कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ पाथ पे चलेंगे। एक और न्यूमेरिकल लिखो। एक बॉल है, जिन लोगों ने स्टेप्स समझा होगा डेरिवेशन के टाइम में, फॉर्मूला जब डेराइव कर रहे थे उस टाइम पे जो स्टेप्स समझे होंगे वो बड़े आराम से कर सकते हैं, उनका लॉजिक लग सकता है। और जो रटने का काम करेंगे तो उनका लॉजिक फेल हो जाएगा। हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, इस बॉल को प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्ट किया, भाई कोई बात नहीं। इधर एक वॉल है, मतलब समझो कि क्लासरूम में थे खड़े और प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे कि जैसे लग रहा है ग्राउंड में है, और क्रिकेट बॉल को समझो कि थ्रो कर दिया। ये ऐसे चलता, ऐसे चल के यहाँ पे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करता, ये बनता इसका रेंज, यहाँ तक आता। लेकिन ये सपने में समझो कि थ्रो कर दिया, उठा नींद में रमेश और क्रिकेट बॉल, सोचा कि मैं तो फील्डिंग कर रहा हूँ, सपने में देखा कि फील्डिंग कर रहा हूँ, अरे बॉल आया जल्दी से विकेट कीपर को थ्रो करो, कर दिया इसने रूम में ही। तो भाई रूम के एक वॉल पे स्ट्राइक किया, क्योंकि ये रूम में था, रूम के एक वॉल पे स्ट्राइक किया बॉल, यहाँ पे स्ट्राइक किया, ऐसे ये मूव तो किया बट यहाँ जा कर के स्ट्राइक कर गया। इसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया, उसके बाद तो वापस। तो ये जो पाथ फॉलो हुआ इसका, ये जो पाथ फॉलो हुआ, तो इससे वॉल पे कितने हाइट पे स्ट्राइक किया, कितने हाइट पे ये स्ट्राइक किया, वो हम लोग जानना चाहते हैं। और जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है उससे ये सपोज करो कि 10 मीटर पे ये वॉल था। वॉल इज़ एट 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो है 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लो हम लोगों ने दे दिया 60 डिग्री। तो चलो भाई इसको कैलकुलेट कर लो, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, कितने हाइट पे स्ट्राइक करेगा। फाइंड द हाइट ऑन द वर्टिकल वॉल। वेयर द बॉल स्ट्राइक्स। क्वेश्चन लिख लो और इसको जल्दी से सॉल्व करो। सर हाइट का तो कोई फॉर्मूला नहीं देखा था आपने? हाँ नहीं देखा है ना, नहीं देखा है। फॉर्मूला पे रट के काम नहीं चलेगा, आप लॉजिक लगाओ, सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि फार्मूला पुटिंग रहेगा, जो फार्मूला आया वैसे ही वही आपको मिल जाएगा और वैसे आपको कैलकुलेट करना होगा। ये सब 9th-10th में होता है भाई, कि फार्मूला है और एक वैल्यू निकालना है, फार्मूला फिट करो काम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा खोपड़ी लगाने पड़ेंगे, आपको बताना है हमने वॉल है सामने, ऐसे थ्रो कर दिया एज इफ़ कि हम लोग ग्राउंड में हैं, सपने में देख रहे थे कि अरे क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्ड किया बाउंड्री लाइन पे और थ्रो कर दिया, ऐसे थ्रो कर दिया। अब थ्रो कर दिया तो भाई वॉल पे स्ट्राइक करेगा, कितने हाइट पे स्ट्राइक करेगा यही निकालने हैं। एंड दिस हाइट इज़ नॉट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो इधर है कहीं, तो ये हाइट निकालना चाहते हैं तो आपको सोचने पड़ेंगे। ये होता है फिजिक्स का क्वेश्चन, ये मेन है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा, जिसमें कि फॉर्मूला रटने वाले नहीं काम कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन तो किया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो किया नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है वैसे होता नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में बहुत कम क्वेश्चन है जो देखे हुए आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए न्यू होंगे। तो न्यू पे जो अटैम्प्ट कर पाए उसी का तो लॉजिकल ब्रेन होगा, वही तो समझे जाएंगे कि वो लॉजिकल ज़्यादा है। तो चलो भाई इस पे कोशिश करना है। ना कुछ नहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है कि ये 10 मीटर पे ग्राउंड था, 10 मीटर पे वॉल है और ऐसे थ्रो कर दिया इसने। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया ही है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया ही है। अब बताना है तुम लोग कितने हाइट पे स्ट्राइक करेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, आपको करना है, आप सोचना है। सोचो, अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी थ्योरी पढ़ा अभी तुरंत सॉल्व होने लग जाएंगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है भाई। फिजिक्स है ये,
किसी भी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट नहीं होता कि एक बार आप पढ़ लिए तो सारा कुछ कर लेंगे, ये थोड़ी ना हिंदी और हिस्ट्री है। इसमें तो खोपड़ी लगाने पड़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे प्रोजेक्टाइल पे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हो जाएगा तब तुमसे बनने शुरू हो जाएंगे, तब कॉन्फिडेंस गेन हो जाएंगे। तो अभी मैं ये बनने के लिए नहीं दिया हूँ आपको, सोचने के लिए दिया हूँ। सोचो बस, सॉल्व तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन सोचना ज़रूरी है। आप जितना सोचेंगे उतना ही आगे के क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। मैं आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं आपको तैयार कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए उनको सॉल्व करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। अभी सॉल्व हो ना हो वो मतलब नहीं है, अभी तो सीखने के प्रोसेस में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ज़रा आप सोचो, फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के बाद ये मोशन करना शुरू किया, एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर ये वाल नहीं होता तो ये ऐसा होता, लेकिन है, और यहीं पे कोलिजन हो गया। अब वो हाइट चाहिए हमें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई वाल हमारा यहाँ से 10 मीटर पे है, यहाँ पहुँचा तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, यहाँ पहुँचा तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, मान लो 6 मीटर हुआ। यहाँ पहुँचा तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हुआ, यहाँ पहुँचा तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ। जैसे ही 10 मीटर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी समय कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि वाल आपका 10 मीटर पे है। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट जैसे ही 10 होगा, आपका खोपड़ी कहना चाहिए, आपका लॉजिक ये कहता है कि जैसे ही एक्स डायरेक्शन में 10 डिस्प्लेसमेंट हुआ कोलिजन होगा। वही मैं ऑब्जर्वेशन लिख दे रहा हूँ, कोलिजन विल अकर कब भाई, व्हेन डेल्टा एक्स बिकम्स 10 मीटर। जैसे ही एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होता है कोलिजन हो जाएगा। एट दैट टाइम, उसी टाइम पे वी नीड क्या, वी नीड डेल्टा वाई, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम पे निकाल लो। मान लो 2 सेकंड पे यहाँ, 3 सेकंड पे यहाँ, 4 सेकंड पे यहाँ, तो भैया 4 सेकंड में एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ तो 4 सेकंड पे कोलिजन हो जाएगा। तो ठीक है, 4 सेकंड पे कोलिजन अगर हो जाएगा, अगर ये टाइम मिल गया कि 4 सेकंड पे कोलिजन हो जाएगा, तो क्या 4 सेकंड पे हाइट नहीं निकाल पाएंगे? वाई डायरेक्शन मोशन कंसिडर करके एस वाई निकाल लेंगे कि 4 सेकंड पे क्या होगा। तो अपना टारगेट होना चाहिए कि पहले ये देखें कि डेल्टा एक्स 10 मीटर कब होगा, वो टाइम निकालो जब डेल्टा एक्स एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाए, क्योंकि 10 मीटर पे वाल है, 10 मीटर से ज़्यादा होने नहीं देगा, वाल आ जाएगा बीच में। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो जाए, वाल उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में जैसे ही 10 हुआ कोलिजन, इसलिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 10 के लिए टाइम चाहिए। अगर वो टाइम मान लो T0 है तो T0 टाइम पे कोलिजन हो गया। अब जब T0 टाइम पे कोलिजन हो गया है तो क्या मैं एस वाई नहीं निकाल सकता T0 टाइम पे? एस वाई निकाल सकता हूँ T0 टाइम पे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी का वैल्यू, T0 का वैल्यू रख देंगे भाई। जब हमें ये पता लग जाए कि 2 सेकंड में कोलिजन होना है तो 2 सेकंड में हाइट क्या नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे एस वाई। अगर ये पता लग जाए कि ये 1 सेकंड में ही कोलिजन हो रहा है, 1 सेकंड में ही 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो 1 रख करके निकाल लेंगे हाइट। यही तो हाइट है, लॉजिक हमारा तो यही है। बोलो, इतना लॉजिक समझ गए? यही तो काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इतना ही क्लू है कि 10 मीटर पे ये वाल है। तो जैसे ही 10 डिस्प्लेसमेंट हुआ, कौन सा डिस्प्लेसमेंट 10? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 10, वो जैसे ही हुआ वैसे ही कोलिजन होने हैं, वो टाइम निकाल लें। तो बस अब इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देंगे, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये टाइम, कोलिजन का टाइम निकालने के लिए हम लोग ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि कब कोलिजन होगा और कितने हाइट पे कोलिजन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किधर मोशन कंसीडर करें? सबसे पहले हम लोग क्या जानना चाहेंगे? टाइम ऑफ कोलिजन। भाई टाइम पता लग गया तब तो हाइट निकालेंगे। तो टाइम ऑफ कोलिजन कैसे पता लगेगा? जब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाए। यही तो क्लू है क्वेश्चन में। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस मैं कंसीडर करने जा रहा हूं,
क्योंकि यही बताएगा हमें कि किस टाइम पे कोलिजन होगा। तो भाई एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो एस एक्स होता है वो होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये होता है भाई, बिल्कुल होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। ठीक है भैया, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है भाई? तो यू एक्स है यू कॉस थीटा, सबको मालूम है यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा, लास्ट क्लास में देखा था। एंड यू वाई क्या होता है भाई? तो यू साइन थीटा। अभी फ़िलहाल हमें यू वाई की ज़रूरत नहीं है, हमें यू एक्स की ज़रूरत है। और ए एक्स क्या होता है भाई? तो ए एक्स तो हमारा ज़ीरो है। क्यों भैया? क्योंकि एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड जी, और एक्स एक्सिस है इधर, वाई एक्सिस है इधर, तो 90 डिग्री था, इसलिए ए एक्स तो हम लोगों ने निकाला था भाई कि ये तो जी कॉस 90 डिग्री होता है। एंड ए वाई अगर निकालेंगे तो लास्ट क्लास में देखा ही था, ए कॉस 180 डिग्री, जी कॉस 180 डिग्री, डेट इज माइनस ऑफ जी। ये सब तो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा था पहले के क्लास में। ठीक है भाई, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स है यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स है 0 इंटू टी स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ ध्यान देना, एस एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया भाई, ये वाला तो 0 हो गया, तो ये वाला रह गया। इट मीन्स एस एक्स या डेल्टा एक्स का वैल्यू मिला हमें यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सर आप म्यूट हो गए थे। तो एस एक्स का वैल्यू है यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, मान लो म्यूट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख रहा हूँ जो वही बोल रहा हूँ, अभी तो कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, तो जो लिख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि ये लॉजिक देखा कि भाई एक्स एक्सिस की तरफ जैसे ही 10 मीटर चलेगा वाल आ जाएगा और कोलिजन हो जाएगा। तो हमने यही देखा भाई कि एक्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स किस टाइम पे हो जाएगा 10 मीटर। तो मैंने एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया और ये मोशन कंसिडर करके एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन लिखा। ये जो इक्वेशन आ गया एस एक्स या डेल्टा एक्स इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो याद होगा लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये इक्वेशन तुम्हें क्या दे सकता है? तो ये इक्वेशन तुम्हें किसी भी टाइम पे डेल्टा एक्स दे सकता है और किसी डेल्टा एक्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टाइम दे सकता है। याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बात डिस्कस किया था कि y इज इक्वल टू 2x या y इज इक्वल टू मान लो 2x प्लस 5 है। तो मैंने पूछा था कि ये इक्वेशन तुम्हें क्या दे सकता है? तो एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ x वी कैन गेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, और अगर y दिया हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x भी निकाल सकते हैं। दोनों तरह से ये काम होता है, x रखो y मिलेगा, y रखो x मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक इक्वेशन में दो चीज़ मिलते हैं कम से कम। ये इक्वेशन अगर बना है x और y में तो किसी x के लिए y दे सकता है तो किसी y के लिए x भी दे सकता है। इसलिए ये जो इक्वेशन तुम्हें बना डेल्टा x और टाइम में रिलेशन, तो डेल्टा एक्स और टाइम का जो ये रिलेशन है ये किसी गिवन टाइम पे तुम्हें डेल्टा एक्स देगा और किसी गिवन डेल्टा एक्स के लिए टाइम भी देगा। हमें क्या चाहिए? क्या हमें 2 सेकंड पे डेल्टा एक्स चाहिए या 3 सेकंड पे डेल्टा एक्स चाहिए, या हमें पर्टिकुलर डेल्टा एक्स के लिए टाइम चाहिए? क्या चाहिए हमें? दोनों इंफॉर्मेशन दे सकता है। आपको चाहिए कि 2 सेकंड में कितना एक्स डिस्प्लेसमेंट, वो बता देगा, 2 रख दो बता देगा। और अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं भाई 5 मीटर डेल्टा एक्स कब हुआ था, तो 5 रख के सॉल्व कर लो, टाइम मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या चाहिए? अभी हम लोगों को क्या चाहिए कि डेल्टा एक्स 10 कब होगा, यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू 10 रख करके टाइम निकालो कि डेल्टा एक्स 10 कब होगा। हमें वो टाइम चाहिए जब डेल्टा एक्स 10 हुआ। तो एट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, टाइम जो है मान लो हमारा t0 है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 मीटर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो u था हमारा 20 और कॉस है 60 डिग्री इंटू ये टाइम है t0। यू कॉस थीटा इंटू t0 ये हो गया हमारा 10। हमें यही तो चाहिए, 10 डेल्टा एक्स कब था, तो वही टाइम t0 था, तो t0 का वैल्यू मिल जाएगा कितना भैया? तो 10 डिवाइडेड बाई ये हो गया 20 और cos 60 डिग्री होता है कितना? हाफ। cos 60 डिग्री तो हाफ होता है, तो इससे हमें क्या मिल गया भाई? 1 सेकंड। इट मीन्स 1 सेकंड पे कोलिजन होगा।
1 सेकंड पे कोलिजन होगा, खुद देख लो। u cos थीटा जो है वो कितना है, u cos थीटा है 20 इंटू cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री बोले तो हाफ, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड। x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करता। याद होगा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ax 0, इसलिए ux जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा ux, यानी कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो स्टार्टिंग में रहा वही हमेशा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि ax 0 है। जब एक्सेलरेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 है तो उस डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये 10 मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, तो एक ही सेकंड में 10 मीटर कवर कर लेगा, तो इसलिए 1 सेकंड आया है। तो हमें मोशन इन एक्स एक्सिस कंसिडर करने से क्या मिला? तो एक इक्वेशन मिला कि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी, और ये इक्वेशन तुम्हें दोनों चीज़ दे सकता है। किसी टाइम पे डेल्टा एक्स चाहिए तो टाइम रखो, डेल्टा एक्स मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो 2 सेकंड पे कितना, तो 2 सेकंड रखो, डेल्टा एक्स उस समय का मिल जाएगा। हाफ सेकंड में कितना, तो हाफ सेकंड रखो, मिल जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि एक्स डायरेक्शन का पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या टाइम लगेगा, तो भाई यहाँ 10 मीटर चाहिए तो 10 रख के टाइम सॉल्व कर लिया, 1 सेकंड आया। अगर चाहते हम लोग कि 20 मीटर पे वॉल होता, इधर 20 पे वॉल होता, तो यहाँ 20 रख करके सॉल्व कर लेते कि टाइम कितना आता, तो 20 रखने से हमें 2 सेकंड आ जाता। 30 रखने पे 30 पे वॉल होता तो 3 सेकंड लगता। 40 पे वॉल होता अगर 40 पे तो 4 सेकंड लगता। 50 पे होता तो 5 सेकंड लगता, क्योंकि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ये जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, यू कॉस 60 डिग्री, वो आ चुका है अपना 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 मीटर पर सेकंड फिक्स्ड हो गया। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता, इसलिए यहाँ पे अगर आया 10 मीटर पर सेकंड तो यहाँ भी है 10 मीटर पर सेकंड, 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 यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, हमेशा वेलोसिटी वही रहेगा। कितना भाई? तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ax 0 है। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? टाइम तो मिल गया कि कब कोलिजन होगा। वॉल पे कोलिजन 1 सेकंड पे हो रहा है, तो क्या मैं 1 सेकंड में हाइट नहीं गेन कर सकता? 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है ऐसा। तो क्या मैं अब 1 सेकंड जब पता लग गया कि 1 सेकंड पे ये कोलिजन हुआ है, तो 1 सेकंड पे हाइट क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। देखो 1 सेकंड पे मैं हाइट निकाल देता हूँ। तो हाइट के लिए क्या करेंगे? मोशन अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें हाइट चाहिए तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे और सिर्फ वाई कंपोनेंट से मतलब रखेंगे। हमें क्या चाहिए भाई? तो एस वाई चाहिए, यही तो हाइट, यही हमें चाहिए। तो एस वाई निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें पता है कि टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड आ चुका है। 1 सेकेंड पे हमें एस वाई चाहिए, तो ठीक है भाई। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 1 सेकेंड पे, तो यू साइन थीटा, यू वाई होता है यू साइन थीटा, इंटू टाइम, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड लेना है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। भाई वाई एक्सिस अपवर्ड में है, इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना? माइनस जी, इंटू टाइम कितना? तो 1 सेकेंड का स्क्वायर, यही तो लेना है तुम्हें। तो एच का वैल्यू हो गया, ये है 20 और साइन 60 डिग्री इंटू 1, और ये हो गया जी का वैल्यू 10 लेंगे तो ये हो गया -5 और 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना भाई? साइन 60 √3/2 होता है, इसलिए ये हो गया 10 √3 -5। ये मिल गया तुम्हें हाइट का वैल्यू। 10 √3 बोले तो 17.3 -5, यानी कि 12.3 मीटर। 12.3 मीटर पे ये स्ट्राइक करेगा, हाइट का वैल्यू मिल चुका। सर ये -5 कैसे आया? एस वाई लिख रहे हो ना, एस वाई, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई है हमारा यू साइन थीटा टी, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी है कि नहीं? -10 है कि नहीं? वाई डायरेक्शन अपवर्ड है ना भाई। एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, एक्सेलरेशन है ये। अभी तो इसके इधर लिखा था हमने, तो यहाँ है एक्सेलरेशन। हाँ, तो वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ए वाई जो होगा वो क्या होगा? तो जी कॉस 180 डिग्री, डेट इज -g।
cos 180 -1 होता है, तो ay तो माइनस जी होता है। बोल। फ्लाइट के फॉर्मूले से टाइम नहीं निकाल सकते? टाइम ऑफ फ्लाइट से कैसे टाइम निकाल सकते हो भैया? रटने से काम थोड़ी चलेगा, हमें ये वाला थोड़ी टाइम चाहिए। हमें तो टाइम चाहिए वो टाइम जब हमारा वाल को स्ट्राइक किया है, हमें वो टाइम चाहिए। हमें वो टाइम नहीं चाहिए जब ये वापस यहाँ ग्राउंड पे आएगा। वापस ग्राउंड पे आने का टाइम तो अलग होता है, उसका तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास 2u sin θ/g, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी है। वाल तुम्हारा यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। इसके लिए सिंपल सा लॉजिक यही है कि जितने पे वाल है, जितना डिस्टेंस के बाद ये वाल है, तुम्हें डेल्टा x उतना रख के और टाइम सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी टाइम मिलेगा कि किस टाइम पे कोलिजन हुआ है। अगर ये 10 के बदले 20 मीटर पे वाल होता तो तुम यहाँ पे 20 रख के सॉल्व करते, वो टाइम मिलता 2 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ कोई काम ही नहीं है, मैक्सिमम हाइट का कोई काम ही नहीं है, रेंज का कोई काम ही नहीं है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन दे दो। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा और ये खोपड़ी लगाने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक और हो सकता है, क्वेश्चन का तो कोई कमी थोड़ी होता है। देखो, ऐसा क्वेश्चन तुम ये भी कर सकते हो, घर पे कर लेना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो हमने एक रूम से प्रोजेक्ट किया, तो अभी मैंने बताया तुम्हें, ठीक है भाई 10 मीटर पे वाल था। अब मैं तो ये भी तुम्हें बोल सकता हूँ भाई कि ये तो रमेश नींद में उठा और यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से, मान लो 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया। और ये जो रूम था वो बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, और इस हॉल का हाइट है मान लो 20√3 मीटर। मान लो हाइट है हॉल का 20√3 मीटर। हॉल का हाइट, बहुत बड़ा हॉल है, और बेचारा रमेश सो रहा था और इसने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया। मान लो ऐसे जाता ये। अब पूछा जाएगा कि अच्छा भाई, ये सीलिंग फैन के नीचे से प्रोजेक्ट किया था, ये कितना डिस्टेंस पे जा कर के स्ट्राइक करेगा सीलिंग को। 20 के बदले तुम और ज़्यादा भी कर सकते हो, मान लो 40 मीटर पर सेकंड भी कर सकते हो। चलो भाई 40 मीटर पर सेकंड से मान लो हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो भाई तुम निकाल सकते हो कि ये अब वाल नहीं है, अब इधर वाल नहीं है, डेल्टा एक्स पे अपना वाल नहीं है, अब हमें डेल्टा वाई पे सीलिंग है। ये सीलिंग है, जैसे ही इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 20√3 होगा वैसे ही कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि भाई हाइट जो है ना वो तुम्हारा दिया हुआ है कि 20√3 है हॉल का हाइट, बाकी लेंथ बहुत बड़ा है हॉल का, इसलिए आप प्रोजेक्ट करेंगे ये इस तरह से पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता, लेकिन पहले ही कोलिजन हो गया तो वो कितने लेंथ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना हो तो क्या नहीं निकाल लेंगे? ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसमें क्या करने होंगे तुम्हें? तो इसमें तुम्हें ये पता है, सब लोग खोपड़ी से सोच लो जरा, इसमें तुम्हें ये पता है कि डेल्टा वाई यानी हाइट जैसे ही 20√3 हुआ कोलिजन हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे और एस वाई का वैल्यू u sin θt प्लस हाफ इंटू ए वाई का वैल्यू -g इंटू t²। ये एस वाई का वैल्यू तुम्हें अब 20√3 रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें चाहिए कि कब 20√3 हाइट हुआ, उसी समय कोलिजन होना है, तो ये टाइम चाहिए हमें t = t0 टाइम। तो जब ये 20√3 होगा उस समय u sin 60 डिग्री इंटू t0 माइनस हाफ इंटू g का वैल्यू 10 है, मीन्स ए वाई जो है -g है, तो ये लिख दिया इंटू 10 इंटू t0²। अब इससे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा कि तुम्हारा टाइम कितना हुआ। ध्यान से लॉजिक समझ लो बस। इससे तुम्हें पता लगेगा कि पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में
कितने टाइम पे हुआ, यहाँ से टाइम निकालो और उतने टाइम पे x डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। मीन्स अब तुम्हें sx यानी डेल्टा x जो निकालने हैं वो होगा u cos थीटा इंटू टी। भाई x डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट यही होता है, क्योंकि ax तो जीरो होता है, ax टी स्क्वायर ये तो जीरो होता है, ये तो बेकार है, तो यही होता है। तो डेल्टा x का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा u cos थीटा और इंटू टी नॉट। टी नॉट का वैल्यू जो ये आया है वही यहाँ पे फिट कर देने, वही काम करने पड़ेंगे। इस बार क्वेश्चन में मैंने क्या दे दिया कि भैया अब ये वाल नहीं है, अब ये हाइट ही है। सीलिंग का हाइट दिया हुआ है, सर्टेन हाइट दिया हुआ है, जैसे ही उस हाइट को गेन करेगा हमारा क्रिकेट बॉल कोलिजन हो जाएगा। तो भाई वो प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कोलिजन होगा, हमें ये डेल्टा x चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो अभी यहाँ क्वेश्चन में क्लू है, यहाँ क्वेश्चन में यही क्लू है कि हाइट हमारा दिया हुआ है, ये हाइट जैसे ही गेन होगा कोलिजन होगा। अब कोई हाइट यहाँ दे दे तो भाई यही वाला हाइट जब गेन कर ले, तो इसलिए डेल्टा वाई ये जो डेल्टा वाई एस वाई है, ये एस वाई के लिए टाइम चाहिए। तो एस वाई का इक्वेशन लिखेंगे और एस वाई का जो वैल्यू रख करके टाइम के लिए सॉल्व कर लेंगे। जिस टाइम पे आएगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दो टाइम आएंगे तो पॉजिटिव वाला टाइम लेंगे, और वो पॉजिटिव टाइम मान लो 2 सेकंड आया तो 2 सेकंड में एक्स डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, 3 सेकंड आया तो 3 सेकंड में एक्स डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, 4 सेकंड आएगा तो 4 में निकाल दो। जितना सेकंड आएगा, जितना सेकंड में ये वर्टिकल हाइट 20√3 हुआ, जितने टाइम पे वर्टिकल हाइट 20√3 हुआ उस टाइम पे कोलिजन होगा, और वही टाइम पे डेल्टा एक्स चाहिए। बोलो हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अरे क्वाड्रेटिक आ रही है तो क्या करोगे? क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, उसमें क्या है? सॉल्व नहीं हो रही। नहीं हो रही है तो फिर तो मैथ्स की बीमारी है ना, फिर तो मैथ्स का बीमारी। सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर मैथ्स का बीमारी है ना। ये काम भी फिजिक्स के टीचर से ही करवाओगे। 40 और √3/2 यानी कि 20√3 टी नॉट माइनस, हाँ तो अब इसको सॉल्व करो भाई। टी नॉट का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है ना फॉर्मूला। यस बस इसी से सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में आएगा। आप सोचो कि फैक्टराइज कर लें तो फैक्टराइज करना काम नहीं हो पाएगा, फैक्टराइज करके नहीं हो पाएगा, ये तुम ढूंढते ही रह जाओगे क्या फैक्टर बनेगा। फ्रैक्शन में आएगा तो भाई फ्रैक्शन में आएगा तो ये करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो कि नहीं? कुछ पढ़े हो ना भाई? अच्छा, अब इसमें मैं एक और क्लू पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो ये भी पता होगा कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बोलते हैं। यस सर। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये मान लो ये पॉजिटिव हुआ तभी इसके सोल्यूशन मिलेंगे, पता है तुम्हें? यस सर। और अगर ये निगेटिव हो गए तो b² माइनस 4ac अगर निगेटिव हो गए तो सर नो रूट। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, इसके रूट मिलने चाहिए। रूट मिलेंगे तो मान लो 2 रूट मिला, ठीक है, मान लो टाइम का हमें 2 रूट मिला। आप चाहो तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि कितना होगा। -b क्या है भाई? 20√3 है, b हमारा 20√3 है, तो -20√3 प्लस माइनस √b² मतलब 20√3 का स्क्वायर। अब मैं मैथ्स वाले में मैं घुसता चला जा रहा हूँ। -4 इंटू a है -5 इंटू c है हमारा -20√3, ये है इस तरह से डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है -5। तो ये आपको 2 वैल्यू मिलेंगे, जो पॉजिटिव होगा वो लोगे अगर पॉजिटिव निगेटिव आया तो, और हो सकता है 2 पॉजिटिव मिले, एक 2 सेकंड एक 10 सेकंड, तो इसका मतलब 2 सेकंड पे यहाँ 10 सेकंड पे यहाँ है। सेम हाइट 2 टाइम पे तो गेन होता है। मान लो तुमने हाइट रख दिया 20√3, तो सेम हाइट हमारा 2 टाइम पे तो गेन हो सकता है भाई। एक होगा हमारा मान लो 5 सेकंड आया और दूसरा आ गया मान लो 8 सेकंड, तो इसका मतलब समझ लेना कि 5 सेकंड वाला तुम्हें टाइम चाहिए, क्योंकि जो पहला टाइम होगा वहीं पे सीलिंग पे आया, वहीं कोलिजन हो जाएगा, इसके आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिजिक्स सेलेक्ट करेगा 2 अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पहला जो स्मॉलर वाला पॉजिटिव है वही लेंगे और उस टाइम पे डेल्टा एक्स निकाल देंगे।
ये डेटा ऐसा लिया हुआ है कि तुम्हारा सिंपल क्वाड्रेटिक नहीं बना, इसको सॉल्व करके आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, मेथड तो समझ गए ना क्या करना होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारा ऐसा दिया रहेगा, डेटा ऐसा दिया रहेगा कि आराम से आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड 5 सेकंड ऐसा आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ तुम्हारा। तुम्हें 2 वैल्यू टाइम के आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएंगे टाइम के। अरे भाई डेटा ऐसा लिया हुआ है, पता नहीं यार कैसे होगा काम। ये 40 × 3 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया 20 × 20 40√3। ये मिला तुम्हें, पॉजिटिव तो मिल रहा है 40 × 3 और 40√3 है ये, तो इसलिए 20 का स्क्वायर होगा। हाँ हाँ 20 का, हाँ 20 का स्क्वायर 400 × 3 दैट इज 1200। यहाँ पे है 1200, ठीक है, 1200 माइनस 40√3 ये आया वैल्यू। और ये -20√3 डिवाइडेड बाई -10। ये सॉल्व आप करेंगे भाई, इसमें टाइम क्यों ख़राब करना। क्वाड्रेटिक है ना, 2 आएगा ना। अगर आपका 2 रियल रूट ना आए वो मैं बताता हूँ, आपका डेटा ऐसा नहीं रहेगा कि इतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन मिले कैलकुलेशन करने में। आपको सिंपल ही डेटा ऐसा दिया जाएगा कि आपका आराम से 2 सेकंड 5 सेकंड ऐसा आ जाएगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से समझना। लॉजिक यही हुआ कि अगर हमें हाइट दिया हुआ है कि इतने हाइट पे कोलिजन होना है, तो वो हाइट का वैल्यू रख करके टाइम निकाल लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि किस टाइम पे कोलिजन हो रहा है। टाइम के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करेंगे। 2 पॉजिटिव अगर हो जाते हैं तो जो कम पॉजिटिव, एक 2 सेकंड है एक 10 सेकंड है, तो 2 सेकंड वाला, क्योंकि पहले जब आ गया हाइट गेन हो गया उसी समय कोलिजन हो जाएगा, दूसरी बार उस हाइट पे आने की नौबत ही नहीं आएगी, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मिलेंगे तो जो कम स्मॉलर वाला है वो। और कभी ऐसा भी होगा कि डिस्क्रिमिनेंट, अब जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, अगर b² - 4ac लेस देन हो जाए तो कोई रियल रूट नहीं आएगा। रियल रूट नहीं आने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा सीलिंग है इतना हाइट पे। कितना हाइट पे भाई, तो मान लो ये है 1000 मीटर पे, बहुत ऊपर हाइट है। तो भैया तुमने प्रोजेक्ट किया तो तुम्हारा हाइट ही, मैक्सिमम हाइट ही उतना नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारा कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन ही नहीं होगा। तो कोलिजन ही नहीं होगा मीन्स वो हाइट गेन ही नहीं करेगा। तो इतना बड़ा तुमने हाइट रख दिया कि वो किसी टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हाइट रखोगे तो इसका b² - 4ac नेगेटिव आएगा, इट मीन्स देयर इज नो कोलिजन विद सीलिंग। इसका मीनिंग ये होगा। चलो बहुत ज़्यादा आप लेंदी ना करें चीज़ों को। आपके 11th क्लास में जो आएगा वो सिंपल आएगा, 10 मीटर है 5 मीटर है, इतना ही रहेगा कि कोलिजन होगा। और कोलिजन जब होगा तो 2 टाइम तुम्हें मिलेंगे। जो छोटा वाला टाइम होगा वो पकड़ लोगे, क्योंकि वो पहला टाइम होगा जब ये हाइट गेन किया, जैसे ही हाइट गेन किया कोलिजन हो जाएगा। मैथ्स तो कहेगा कि इसको 2 रूट है, एक ये वाला एक ये वाला, मतलब एक ही हाइट को 2 बार गेन करेगा। एक बार मान लो 5 सेकंड पे, एक बार मान लो 8 सेकंड पे। तो भैया 8 सेकंड वाला पोजीशन आएगा कहाँ? फिजिक्स तो कह रहा है कि ये जब प्रोजेक्ट करोगे और ये जैसे ही आया 5 सेकंड पे, उसी समय इसका कोलिजन हो जाएगा। और जब कोलिजन हुआ तो ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा, तो फिर ये वाला टाइम आएगा ही नहीं, यहीं कोलिजन होकर के ये गिर जाएगा। सो छोटा वाला टाइम लेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं काम, अगर आया तो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि 90-95% क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉजिक पे आते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं, कोई स्टेप क्यों ले रहे हैं। ये नहीं कि फार्मूला ऑब्टेन कर लिया, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आएंगे, ऐसा 5% ही क्वेश्चन होता है। फार्मूला पुटिंग वाला एटीट्यूड छोड़ने पड़ेंगे और खोपड़ी लॉजिक लगाने पड़ेंगे। देखो सब वही 11th-12th का सिलेबस पढ़ते हैं सारे बच्चे। जो बच्चे फेल करते हैं वो भी यही पढ़ते हैं, और जो पास करते हैं वो भी वही पढ़ते हैं, और जो आईपी में जाते हैं वो भी वही पढ़ते हैं, और जो डीटीयू में जाते हैं वो भी वही पढ़ते हैं सिलेबस, और जो आईआईटी में जाते हैं वो भी वही सिलेबस पढ़ते हैं। सब एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, तो डिफरेंस कुछ तो होता है। अब कुछ फार्मूला रट के खाली काम चलाएंगे तो भैया वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पास होकर के आईपी में पहुंच जाएंगे। फार्मूला वाला काम चलाने वाले बच्चे जो थोड़ा लॉजिक लगा पाएंगे,
क्वेश्चन में जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कर पाएंगे वो DTU में पहुंचेंगे, और जो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन कर पाएंगे वही IIT में पहुंचेंगे। तो भैया यही तो खेल है कि क्वेश्चन को एनालाइज करना और उसके हिसाब से लॉजिकली सोचना। फॉर्मूला पुटिंग अगर आना होता तो सारे लोग IIT में पहुंच जाते और एम्स में पहुंच जाते। ऐसा होता नहीं है। घोड़ों और गधों में यही डिफरेंस होता है। गधे को बस एक रास्ता दे दिया जाए, हाँ ऐसे जाना है, वो ऐसे ही चलता रहेगा, अपना खोपड़ी लगाएगा नहीं। घोड़ा देख के चलता है भाई, कहाँ जाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो वो लॉजिक आपको लगाने हैं। और IIT जैसे या NEET JEE में जो एग्ज़ाम होते हैं वो यही ढूंढता है कि घोड़ा कौन गधा कौन। हमें घोड़ों के साथ दौड़ना है, वो घोड़ा को सेलेक्ट करेगा, डैट इज़ जिसका लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा। और वो कैसे आएगा, तो आपको इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर के आएंगे, तभी आप ट्रिकी क्वेश्चन को पहचान पाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें मैक्सिमम हाइट, चलो भाई फाइंडिंग लिखो, फाइंडिंग मैक्सिमम हाइट, फाइंडिंग मैक्सिमम हाइट इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। चलो भाई जल्दी से लिख लो। और ये मैक्सिमम हाइट तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, ये तो आप न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ग्राउंड है और हमने प्रोजेक्ट कर दिया इस तरह से। थीटा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बिल्कुल भाई। और ये इस तरह से आगे बढ़ता गया और मैक्सिमम हाइट कहीं लिया होगा। ये मैक्सिमम हाइट कितना है ये हमें चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के दो मेथड होते हैं, मतलब दो तरह से लॉजिक लोग सोचते हैं। आप भी सोचो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। आप भी सोचो कि मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे निकालें, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें, सोचो आप। सर जैसे आपने पहला क्वेश्चन करा था शायद वैसे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्लू नहीं दिया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट हमारा यहाँ 10 मीटर चलेगा तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, या 20 मीटर चलेगा तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। ऐसा तो कोई क्लू है नहीं आपको। वैसे नहीं होगा लॉजिक, हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट। तो आप चाहें तो आपके पास एक लॉजिक ये हो सकता है कि तुम्हें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ टाइम पे यहाँ पे होता है मैक्सिमम हाइट पे, T/2 टाइम पे। दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u sin θ/g, 2u sin θ/g होता था टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका हाफ करेंगे तो u sin θ/g इस टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो मेथड 1 है कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट क्या होगा भाई, तो मैक्सिमम हाइट होगा sy का वैल्यू ही मैक्सिमम हाइट है। कब, जब टाइम हमारा u sin θ/g रहे। T/2 टाइम पे यानी u sin θ/g टाइम पे तुम sy निकाल लो, वही मैक्सिमम हाइट होगा। क्योंकि इसी टाइम पे मैक्सिमम हाइट अटेन हुआ है, तो हमें sy डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में निकल जाए इस टाइम पे, वही मैक्सिमम हाइट होगा। बोलो होगा कि नहीं। तुम्हें अगर ये पता हो जाए कि ये 2 सेकंड पे यहाँ है, 3 सेकंड पे यहाँ है, 4 सेकंड पे यहाँ है, 5 पे यहाँ है, 6 पे यहाँ है, 7 पे यहाँ है, ऐसे 5 सेकंड पे यहाँ है, अगर ये पता लग गया तो भैया 5 सेकंड पे वर्टिकल हाइट निकाल लो। किससे निकालोगे, sy इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t²। ये sy ही मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो u sin θ और टाइम का वैल्यू रखोगे ये वाला T/2, दैट इज कितना ut प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। तो y डायरेक्शन है इधर, तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में क्या होता है, तो ay होता है -g, और uy क्या होता है, तो uy होता है u sin θ। सबको मालूम है। तो टाइम का स्क्वायर, तो टाइम तो ये है u sin θ/g। इसी टाइम पे तो तुम्हें निकालना है sy, तो हमने टाइम का वैल्यू रख दिया। अब देखो मैक्सिमम हाइट तुम्हें मिल गया।
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g ये मिल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर मान लो x समझते हो तो x माइनस एक्स बाई 2 है, तो x माइनस एक्स बाई 2 x बाई 2 होता है, वही लिख दिया। तो ये तुम्हें मिल गया। एक लॉजिक तो ये है कि हमें 2 सेकंड पे हाइट नहीं, सुनते जाओ, हमें 2 सेकंड पे हाइट नहीं चाहिए, हमें 3 सेकंड पे हाइट नहीं चाहिए, हमें 4 सेकंड पे हाइट नहीं चाहिए, हमें 5 सेकंड पे हाइट चाहिए, क्योंकि 5 सेकंड पे ही मैक्सिमम हाइट है। मतलब यही है 5 सेकंड तुम्हारा। तो जिस टाइम पे मैक्सिमम हाइट है उस टाइम पे एस वाई निकाल दो। तो हमने एस वाई निकाल दिया उस टाइम पे, एस वाई निकालना, वही मैक्सिमम हाइट हो गया। हाँ बोलो, किसी को डाउट था? सर ये हाफ ए बी स्क्वायर होता है ना सर, ए कहाँ है सर, मतलब ए क्यों नहीं लिखा? कहाँ पे ये? यस सर। कहाँ गया? यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई लिखेंगे भाई, ए वाई है माइनस जी, छूट गया है, छूट गया है, नहीं क्यों लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा ही। हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी और टी स्क्वायर था यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये था, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस जी है ये। तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो मुझे तो पता है ना, याद है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी हो गया। और देखो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक जी से एक जी कैंसिल होगा, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए ये माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्योंकि हमें तो याद रहता है ऑलमोस्ट कि जितना ये है उसका हाफ ये आता है। तो ये नहीं भी रखा तभी भी आपको मिल गया, क्योंकि हमें याद ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो हाफ ए टी स्क्वायर ही है, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और ये क्या हो गया, तो देखो इधर माइनस जी है, इधर हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर है, तो एक जी से एक जी कैंसिल होगा और ये माइनस आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट ए माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 2, तो यही ए बाई 2 यहाँ आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो जो है वही आ जाएगा। सो मैक्सिमम हाइट जो आया, मैक्सिमम हाइट जो आया फॉर्मूला वो यही होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। मेथड 1 कुछ लोग इस लाइन पे सोच करके निकाल सकते थे, निकाले, और कुछ लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे भाई, वो कैसे? तो सर हमने देखा कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, लेकिन अभी तो सर हमने फिर ये वैल्यू निकाल दी। एक बार अपना जो डाउट पूछ रहे हो एक बार पहले सोच लो। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, हमें निकालना था मैक्सिमम हाइट। हम लोगों ने सोचा कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, तो एक बात समझ में आया कि भैया 1 सेकंड पे क्या होगा मैक्सिमम हाइट, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। 2 सेकंड पे क्या हाइट है ये भी मैक्सिमम हाइट नहीं है, 3 पे क्या है मैक्सिमम हाइट ये भी नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे क्या है मैक्सिमम हाइट यही हमें चाहिए। इस टाइम पे क्या है मैक्सिमम हाइट वो नहीं चाहिए, इस टाइम पे क्या है हाइट वो नहीं चाहिए, इस टाइम पे हाइट नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए जो कि किस टाइम पे हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम पे। ये पता है हमें, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पहले से जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो 2u साइन थीटा बाई जी होता है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, और जितना टाइम जाने का होता है उतना ही टाइम आने का होता है, इसलिए उसका हाफ टाइम यानी कि u साइन थीटा बाई जी टाइम पे जो हाइट होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा। ये हमें पता लगा सोचने पे कि इस टाइम पे जो हाइट होगा वही हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, तो हमने उसको निकालना शुरू किया। तो हाइट कैसे मिलेगा भाई, तो वाई डायरेक्शन मोशन कंसिडर किया हम लोगों ने, और एस वाई निकालेंगे पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे चाहिए, हमें इस टाइम पे चाहिए। तो हमें तो ये क्लू पता है भाई कि मैक्सिमम हाइट का वैल्यू एस वाई ही होगा जब टाइम हमारा ये हो जाए, तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो एस वाई कैसे निकालेंगे, तो एस वाई किसी भी टाइम पे तो ये होता है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का ये है फॉर्मूला, किसी टाइम पे चाहिए वो टाइम पे रख दो,
मिल जाएगा। तो इससे हम लोगों ने t का वैल्यू जैसे ही हम लोगों ने t/2 रखेंगे, ये वाला रखेंगे, तो sy बन जाएगा h। तो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू uy, और टाइम का वैल्यू रखा ay रखा -g, और टाइम का वैल्यू रखा, टाइम का वैल्यू इसी टाइम पे चाहिए हमें, रख दिया, सॉल्व कर दिया, तो वो sy ही हमारा हाइट मिल गया। तो हाइट का वैल्यू ये मिल गया। हाँ, इसमें अब बताओ क्या तुम्हारा डाउट रह गया था? नहीं सर, अभी अब क्लियर है सबको? बोलो भाई। तो इसका सेकंड मेथड सोचा जाएगा। बताओ भाई, सार्थक, अभिनव, अभिषेक, चिराग, क्लियर है? हविशा बोलो, क्लियर है? यस सर, मैंने तो डाउट पूछा था। हाँ, तो क्लियर हो गया अब तो। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सेकंड मेथड, जरा आप अपना और खोपड़ी लगाओ, सेकंड मेथड पे हम लोग चलते हैं। इसका कोई और अप्रोच आप सोचो। दूसरी इक्वेशन से निकल सकता है। दूसरा कौन सा इक्वेशन बताओ? हाँ, निकल तो सकता है, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, यही है सेकंड मेथड। यानी कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई एस वाई। हमें चाहिए एस वाई, और पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते ही वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है। इट मीन्स वी नीड द हाइट एस वाई व्हेन वी वाई बिकम्स 0। वी नीड एस वाई इक्वल टू मैक्सिमम हाइट when Vy becomes 0, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे Vy ही 0 हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी तो कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ax 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा वही का वही रह जाता है, कहीं भी रहो वो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही रहेगा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ इतना है, यहाँ इतना कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, और यहाँ के 0 ही हो गया। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है। यहाँ पे आओगे वर्टिकल कंपोनेंट कुछ आ जाएगा, समझो कि जैसे अपवर्ड मोशन होता है फिर डाउनवर्ड होने लगता है, वही काम हो रहा है। और यहाँ पे कुछ और बढ़ जाएगा, यहाँ पे कुछ और बढ़ जाएगा। इस तरह से जितना वेलोसिटी ये है ऐसे, उतना ही वेलोसिटी यहाँ भी मिल जाएगा। इस तरह से ये स्ट्राइक करता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, Vx विल रिमेन सेम, Vx ही रहेगा हमेशा, उतना ही रहेगा u cos थीटा। ux हर टाइम का Vx और वो है u cos थीटा। चलो, तो दूसरा क्लू पॉइंट यही था कि जब वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 0 हो जाए उस समय का हाइट क्या है, तो वो बताएगा ये रिलेशन। और इससे हम लोग लिख सकते हैं 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा, यू वाई तो होता है u से साइन थीटा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए वाई है माइनस जी, और एस वाई ही तो हमारा मैक्सिमम हाइट है, इसलिए 2g कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो h का वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये है मेथड 2। चाहे तो आप t/2 कैपिटल T/2 टाइम पे, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, या तो तुम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होने के कोरस्पॉन्डिंग sy निकाल लो। दोनों कंडीशन में मिल जाएंगे। बोलो भाई, क्लियर है? चलो, ये समझ गए। अब इसी में अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि भैया हमें वो हाइट बताओ जब वर्टिकल कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकंड हो जाए। अभी तो वर्टिकल कंपोनेंट मान लो 10 है या 20 है, जब वर्टिकल कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकंड हो जाए वो वाला हाइट बताओ, तो तुम क्या करोगे? उसी से काम करने पड़ेंगे। जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाए उस समय का हाइट बताओ, तो सॉल्व कर दिया। जब वर्टिकल कंपोनेंट 2 हो जाए तो भाई वो 2 रख करके और तब सॉल्व कर देना। उसमें क्या है, h मिल जाएगा।
कोई पूछ दे कि जब वर्टिकल कंपोनेंट 5 रहेगा उस समय क्या हाइट होगा, अरे भैया तो रख ले वर्टिकल कंपोनेंट 5, फिर हाइट निकाल ले। इसलिए खाली इक्वेशन डेरिवेशन के लिए नहीं देखने हैं, और भी लॉजिक के लिए क्लियर रखने हैं। हमें हाइट चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन वी वाई, तो वो कभी भी, अब वो वी वाई हमारा 0 हो उसका हाइट चाहिए, या वी वाई 2 हो जाए उसका हाइट चाहिए, वी वाई 5 रहे उसका हाइट चाहिए, या वी वाई 10 रहे उसका हाइट चाहिए, सब में मिलता रहेगा। वैल्यू रखने की ज़रूरत है। बोलो भाई, काम हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट तो निकाल लेंगे इस तरह से, ये काम कर लेंगे, दोनों मेथड काम करेगा। आगे बढ़ें, हविशा बोलो। Yes. तो मैक्सिमम हाइट हो गया, जिसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लें। और अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दैट इज पाथ। पाथ का मतलब होता है y एज ए फंक्शन ऑफ x, इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना। कैसे भाई? तो यहां देखो, ये y एक्सिस, इधर x एक्सिस। प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने बॉल को, और ये टाइम के साथ कोई ऑब्जर्वर नोबिता बैठा हुआ है 5 स्टार लिए हुए, चबा रहा है 5 स्टार, और इस क्रिकेट बॉल को जो सचिन तेंदुलकर ने फील्ड करके और धोनी की तरफ थ्रो कर दिया है। तो ये इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो भाई नोबिता को क्या दिखेगा? नोबिता को ये दिखेगा कि बॉल यहाँ है, फिर यहाँ है, मतलब इधर कितना गया और हाइट कितना है, इधर कितना गया हाइट कितना है, इधर कितना गया हाइट कितना है, इधर कितना गया हाइट कितना है। ऐसे इसको x कोऑर्डिनेट दिखेगा और y कोऑर्डिनेट दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसको दिखेगा। मतलब पाथ में जो होगा, जो पाथ बताएगा वो यही बताएगा कि भाई x2 पे क्या था y, x3 पे क्या था y, x4 पे क्या था y, x5 पे क्या था y, x6 पे क्या था y, x7 पे क्या था y, x8 पे क्या था y। उसी से तो बनेगा पाथ। इस जो पाथ बन रहा है ना, इसका इक्वेशन चाहिए। तो ये जो पाथ है इसका इक्वेशन चाहिए। तो ऑब्वियसली ये x और y में रिलेशन पता लग जाए, वही चाहिए। तो अब हमें टारगेट पता लग चुका है कि टारगेट क्या है इसके लिए, इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए। टारगेट है y एज ए फंक्शन ऑफ x ऑब्टेन करना। क्या ऐसा कोई इक्वेशन है हमारे पास रेडीमेड जो y और x बता दे? रिलेशन, y और x में रिलेशन। तो भाई अभी तो रेडीमेड नहीं है, अब आपको सोचना है कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे सोचना आसान है, ये सब तो स्टैंडर्ड है, इसको तो थ्योरी की तरह लोग समझते हैं। कैसे हम लोग पाथ का इक्वेशन निकालेंगे? तो देखो ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ज़रूर आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट किसी टाइम पे क्या होगा, मतलब x डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे क्या होगा। तो किसी टाइम पे x डिस्प्लेसमेंट पता होगा, y डिस्प्लेसमेंट भी पता होगा। मतलब x को, ये तो 0 0 वाला है, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, मान लो इसका कुछ x0 है, और y कोऑर्डिनेट हमारा y0 है। तो इन्हीं में तो रिलेशन चाहिए, कितने x0 के लिए कितना y0 है, कितने x0 के लिए कितना y0 है, यही तो चाहिए हमें, x और y में रिलेशन। तो अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता हो, ध्यान देना कैसे निकाल रहे हैं, थोड़ा सा आप समझ लेंगे। Sx होगा किसी टाइम पे x कोऑर्डिनेट अगर हमारा x है और स्टार्टिंग में 0 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हुआ। मतलब हम लोग 0 से शुरू कर रहे हैं, अब x कितना है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्टार्ट ही हो रहा है 0 से। तो जो x कोऑर्डिनेट 5 है, तो जिसका मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 5 है, वो कितना होगा किसी टाइम पे, वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन होगा uxt प्लस हाफ axt²। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट किसी टाइम पे क्या होगा, तो वो होगा u cos थीटा इंटू t, और प्लस ये क्या है भाई, तो ये तो 0 है,
क्योंकि ए एक्स क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है इंटू टी, और यहां से तुम्हें अगर t चाहिए तो t है x अपॉन यू कॉस थीटा। मतलब ये है कि ये एक रिलेशन तुम्हारे पास है जो बता रहा है कि किसी टाइम पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यू कॉस थीटा इंटू वो टाइम होगा। अगर तुम्हें 2 सेकंड पे चाहिए u cos थीटा इंटू 2, अगर 3 सेकंड पे चाहिए x कोऑर्डिनेट तो u cos थीटा इंटू 3, 4 सेकंड पे चाहिए तो u cos थीटा इंटू 4। ये एक रिलेशन तुम्हें ऑब्टेन हो गया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो इक्वेशन तुम्हें ऑब्टेन हुआ ये हुआ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x टाइम के फॉर्म में ऑब्टेन हो गया। बोलो डाउट क्या है? सर जब हमने रेंज निकाली थी सर तब भी तो यही आया था। यही आया था, ये तो आएगा ही ना भाई। जब भी x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहोगे तो ये इक्वेशन तो आएगा। लेकिन ये टाइम अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट रखोगे तो रेंज मिलेगा, टाइम अगर 2 रखोगे तो ये मिलेगा, टाइम अगर 3 रखोगे तो ये मिलेगा, टाइम 4 रखोगे तो ये मिलेगा, टाइम 5 रखोगे तो ये मिलेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट रखोगे तो रेंज मिलेगा। तो रेंज में यही तो आएगा इक्वेशन, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट रखा जाएगा। अभी क्या है कि ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब जो टाइम तुम्हें, अभी तो ये फिक्स टाइम रखा हुआ नहीं है टी टाइम, ऐसे ही जो तुम्हें रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 5 रखना है, तुम जिस टाइम पे इंटरेस्ट रखोगे उस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट बताता रहेगा। अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट रखोगे तो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग बता देगा रेंज। तो खाली रेंज के लिए ही ये फॉर्मूला यूज होगा ऐसा तो नहीं है, रेंज के लिए भी ये फॉर्मूला यूज होगा। और इस फॉर्मूला में, इस एक्सप्रेशन में टाइम का वैल्यू जब टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे तो रेंज मिलेगा। लेकिन टाइम का वैल्यू मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट है 10, तो 10 रखोगे तब ना रेंज मिलेगा। अगर 8 रखोगे तो थोड़ा ही रेंज मिलेगा, 8 रखोगे तो तुम्हें ये वाला मिलेगा, 7 रखोगे तो ये वाला मिलेगा, 6 रखोगे तो तुम्हें ये वाला मिलेगा, और 4 रख दिया तो ये वाला मिला, 3 रख दिया तो ये वाला मिला। तो जिस टाइम पे तुम्हें चाहिए उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्स कोऑर्डिनेट बताता रहेगा। अभी आप कंक्लूजन पे मत जाएं, हमें चाहिए, टारगेट है y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना। तो सबसे पहले मैं x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो कम से कम जान चुका। सिमिलरली मैं ये कह रहा हूँ कि y भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए हमें। देखो x टाइम के फॉर्म में मिल गया, y भी हमें टाइम के फॉर्म में मिल जाए, तो इन दोनों में से टाइम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो वाई एक्स में रिलेशन मिल जाएगा। मान लो y आ गया 2t² + 5, x आ गया ये मान लो 20t। तो क्या मैं y और x में रिलेशन नहीं निकाल सकता? इससे निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ से मैं टाइम लिखूँगा x/20 और टाइम का वैल्यू यहाँ फिट कर दूँगा x/20। तो देखो टाइम एलिमिनेट हो गया, y और x में रिलेशन मिल गया। y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, तो एक इक्वेशन से टाइम निकाल के x के फॉर्म में और इसमें फिट कर देंगे तो y और x रह जाएगा, टाइम गायब। तो लॉजिक ये है, इस पे चल रहे हैं हम लोग अभी के लिए कि भाई x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए। जैसे ही ये दोनों टाइम के फॉर्म में मिलेगा तो एक से टाइम निकाल के दूसरे में फिट कर देंगे, टाइम गायब हो जाएगा, y x में रिलेशन मिल जाएगा। तो लॉजिक समझे क्या करने जा रहे हैं? हम लोगों को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इजीली मिलेगा x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करके, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इजीली मिलेगा y डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करके। और जैसे ही x भी टाइम के फॉर्म में और y भी टाइम के फॉर्म में मिलेगा तो किसी एक इक्वेशन से जो भी इजी होगा वहाँ से टाइम निकालेंगे और दूसरे में टाइम पुट कर देंगे, तो टाइम हो जाएगा गायब और y x में रिलेशन। वही काम मैं करने जा रहा हूँ। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है, सिमिलरली y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाएंगे। सिमिलरली मोशन अलोंग y एक्सिस कंसीडर किया जाए। मोशन अलोंग y एक्सिस सेज क्या भाई? तो किसी भी टाइम पे y कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज sy क्या होगा, y-0, वो क्या होगा भाई? तो u/t + ½ a/t²। ध्यान से देखते चलो, अभी लास्ट में डाउट आपसे पूछ लूँगा मैं
क्या डाउट है? तो हमने निकाला भाई कि y कोऑर्डिनेट किसी टाइम पे क्या होगा, तो u साइन थीटा t और ए वाई का वैल्यू है -g, तो -12g t² ऐसा लिखेंगे। ये देखो मिल गया तुम्हें y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये मिल गया। अब तुम्हें y और x में रिलेशन निकाल सकते हो। लॉजिक वही है कि यहाँ पे हमें y मिल चुका है, टाइम के साथ y किस तरह से चेंज कर रहा है और टाइम के साथ x किस तरह से चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ t एक ही है, यहाँ पे तो t² भी है, तो यहाँ से टाइम निकालने में मुश्किल होगा। यहाँ से टाइम निकालना ईजी है, तो यहाँ से टाइम निकाला, टाइम इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा हुआ, टाइम इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा हुआ। तो पुटिंग टाइम इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा इन इक्वेशन 2, यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ से लाए ये, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रख रहे हैं इन इक्वेशन 2। रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टाइम के बदले में अब हमें रिप्लेस करना है x अपॉन यू कॉस थीटा, तो यहाँ लिखूंगा x अपॉन यू कॉस थीटा -12 इंटू जी इंटू t², t का मतलब है x अपॉन यू कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो अब तो डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव तुम्हारा यूटी में आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ देखो कि ये u से u कैंसिल हो जाएगा और बचेगा तुम्हारा x tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, -12 g x² अपॉन u² cos² थीटा। यही है y और x में रिलेशन, यही बन गया इक्वेशन ऑफ पाथ जो चाहिए था। और इसका एनालिसिस किया जाए कि आखिर इसका फॉर्मेट क्या है, तो देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लो कुछ कांस्टेंट है k1। भाई जितने एंगल में प्रोजेक्ट किया उसका tan थीटा कुछ तो होगा फिक्स, tan थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, √3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो k1 है मान लो tan थीटा, तो k1x और माइनस ये देखो हाफ यानी 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट u कांस्टेंट, जिसने एंगल प्रोजेक्ट कर दिया 100 तो 100 रख दो भाई, अगर थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 रख दो। तो ये सब जो वैल्यू आएंगे वो एक कांस्टेंट बनेगा और ये x²। तो ये इस फॉर्मेट का है हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब ग्राफ होता है तो वो पैराबोला होता है। पैराबोला मतलब ये ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे पैराबोलिक कर्व होता है। और याद हो, अगर आपने तो अभी पैराबोला पढ़ा नहीं है, कोऑर्डिनेट में जब पढ़ोगे तो पैराबोला का जो शेप होता है, शेप विल बी अभी पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है भैया। कॉनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड कब भाई, जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। इफ कोफिशिएंट ऑफ x² इज ग्रेटर देन 0 and convex upward if, अब ये मैथ्स का पार्ट मैं बता रहा हूँ भाई। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ऐसे होगा, और जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो ऐसे होगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर तुम y इज इक्वल टू x² या 5x² का ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुम्हें इस तरह का मिलेगा, लेकिन y इज इक्वल टू -2x² को प्लॉट करोगे तो तुम्हें ग्राफ इस तरह का मिलेगा। बोलो होता है कि नहीं? y इज इक्वल टू 5x² को ग्राफ प्लॉट करो तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। -2x² यानी x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाए तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। पता ही है तुम्हें, ये क्या है, इधर कॉनकेव है।
ऊपर की तरफ क्या है, कॉनकेव है, यहाँ पे क्या है, ये कॉन्वेक्स है। तो ये मैथमेटिकल बात है, जो लोग बायो वाले हैं थोड़ा सा कम समझेंगे, लेकिन आप यही समझो, ये सब डिस्कस करना, ये फिजिक्स वाले टीचर ये डिस्कस करते नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, निगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड ओपन होगा, इसलिए पैराबोलिक जो पाथ बनता है प्रोजेक्टाइल का वो डाउनवर्ड ओपन होता हुआ ऐसा बनता है, और यही पाथ तुम्हारा बना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ से चला ऐसे ऐसे ऐसे, ये बना, यहाँ पे आया रेंज, और ये तो भाई प्रोजेक्शन, ये है मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट रेंज बाई 2 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका मैक्सिमम हाइट है। इस तरह से ये पाथ बना होता है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ तुम्हें जब आए, अगर मान लो यूटी में आ जाए सब्जेक्टिव, तो तुम यहाँ तक डेराइव करोगे और इसी के बाद बोल दोगे हेंस इस पाथ इज पैराबोलिक, हेंस इट्स पाथ इज पैराबोलिक, यहीं से, क्योंकि जैसे क्वाड्रेटिक आया इट शोज पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ये बात समझ में आ रहा है? पैराबोला ऐसा ही कर्व होता है। पैराबोला एक चैप्टर है मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन में, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, इलिप्स और सर्कल, 4 चीज़ पढ़ने होते हैं। चलो ये सब मैथमेटिकल बात हम लोग ना डिस्कस करें, हम लोगों को था पर्पस ये कि हम लोग इक्वेशन ऑफ पाथ ऑब्टेन करें। तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑब्टेन हो चुका है, वो है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये लोग फॉर्मूला की तरह याद भी रखते हैं। कैसे आया? तो लॉजिक सिंपल था। क्या लॉजिक था भाई? कि लेट अस फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इजीली निकाल सकते हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाए, वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाए, तो दोनों से टाइम को एलिमिनेट करके वाई एक्स में रिलेशन ला सकते हैं। कैसे भाई? तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, तो एक में से टाइम निकाल लिया एक्स के फॉर्म में और यहाँ टाइम को पुट कर दिया एक्स के फॉर्म में, तो वाई रह गया, एक्स रह गया, टाइम गायब। हमें टाइम नहीं चाहिए। लेकिन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ इजीली अवेलेबल है, वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ इजीली अवेलेबल है, लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें वाई एक्स में रिलेशन चाहिए। तो एक से टाइम निकालो, दूसरे में टाइम को चिपका दो, मिल जाएगा वाई एक्स में रिलेशन। यही हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ। बोलो भाई, डाउट? सोच लो डाउट कहाँ है। सर ये y माइनस 0 क्यों लिखा है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि स्टार्टिंग में वाई कोऑर्डिनेट तो 0 था ना, तो डिस्प्लेसमेंट में लिखूंगा डेल्टा वाई, यानी कि y2 माइनस y1, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। तो वाई फाइनल तो कहीं पे भी वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन वाई इनिशियल क्या है? 0 है। तो वाई फाइनल वाई है जो जानना चाहते हैं टी टाइम पे, और ये हमारा 0 है स्टार्टिंग का। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वाई ही है। जब हम लोग वाई इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ? तो जो वाई कोऑर्डिनेट है उतना ही हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा फाइनल वाई कोऑर्डिनेट और इनिशियल 0, तो वही वाई माइनस 0 लिख रहा हूँ या वाई लिख रहा हूँ। y डायरेक्ट लिखूंगा तो आप सोचोगे y कैसे आ रहा है, ये तो sy होता था। तो वही मैं दिखा रहा हूं कि sy ही y है, क्योंकि प्रोजेक्शन 0 0 से हुआ है। तो sy ही y है, मीन्स y कोऑर्डिनेट आपको, तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में रिलेशन चाहिए, y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। किस x के लिए कितना y, किस x के लिए कितना y। तो हमें y मिल रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x मिल रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। x के टर्म में टाइम निकाल लिया हमने और टाइम को यहाँ चिपका दिया, काम खत्म हो गया, x और y में रिलेशन मिल गया। और किसी को डाउट है तो पूछ ले। पूछो भाई पूछो। अभिषेक, आदित्य, चिराग वासव, गौरव, बोलो भाई, कोई डाउट है तो। सर ये
किसी को डाउट हो? सरीम डाउट तो नहीं है कोई? ब्रजेश, यशमान? चलो, किसी को डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं ठीक है, तो अब ज़रा एक और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन करने में तो कंजूसी नहीं करना है, आज प्रोजेक्टाइल पे ही तो काम करने हैं। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन लिखा जाए। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात हो गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब हमारा नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड ओपन होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ओपन होगा। और ये सब अब बात आप जानते होंगे। y इक्वल टू 5x² का कभी ग्राफ प्लॉट करके देखना। y इक्वल टू x² का तो मैंने दिखाया भी था डिफ्रेंसिएशन वाले मीनिंग पार्ट में। ये y इक्वल टू x², जहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा अपवर्ड ओपन होगा, कोफिशिएंट x² का नेगेटिव हुआ डाउनवर्ड ओपन होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए -12 g² cos² थीटा है। तो नेगेटिव x² का कोफिशिएंट होने का मतलब है डाउनवर्ड ओपन होना है। ठीक है भाई, ये समझ गए, ये समझ गए। तो एक क्वेश्चन और लिखा जाए। फाइंड एंगल ऑफ वेलोसिटी at t is equal to 2 seconds if speed of projection 100 meter per second, angle of projection 60 degree। सर एंगल ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का एंगल, एक और चीज़ इंसर्ट कर लो, क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। विद हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल निकालना है। ऐसे तो क्वेश्चन में इतना ही दिया रहेगा, आपको करने हैं, लेकिन मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। वेलोसिटी हमने दिया हॉरिजॉन्टल से सपोज 60 डिग्री का, और ये एंगल ऑफ वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, और ये चल रहा है, आगे बढ़ेगा भाई। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब पहुँचेगा उस टाइम पे इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा भाई, ये वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये चाहिए। ये है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी ने 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया था, लेकिन वो स्टार्टिंग का एंगल था, हमें चाहिए 2 सेकेंड पे। ये कैसे निकालेंगे भाई? तो मैं आपको क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिसमें कुछ खोपड़ी लगे। ये थोड़ी कि फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा है, वो तो आप कर ही लेंगे, वो तो मैं होमवर्क में दूंगा तो आप कर लोगे फटाफट, फार्मूला पुटिंग वाला कर लोगे। लेकिन ऐसे 5-10% ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर आपको खोपड़ी लगाने पड़ेंगे। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, कैसे निकालें? तो भाई t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूँ कि कितना i कैप होगा और कितना j कैप होगा तो वो लिख दोगे तो अपने आप एंगल भी मिल जाएगा।
तो भाई जो भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा उस समय वो लिखो, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा उतना j कैप। अरे इस समय का वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, कुछ i कैप और कुछ j कैप। तो भाई वही तुम लिख दो, कितना i कैप है और कितना j कैप है। Vx i कैप है एंड Vy j कैप है, ये चाहिए। तो तुम्हें tan अल्फ़ा निकालने से कौन रोक लेगा। tan अल्फ़ा निकालना कितना इजी हो जाएगा। तो भाई tan अल्फ़ा तो होगा उस समय का जो Vy है वो, और उस समय जो Vx है वो, बस तो अल्फ़ा मिल जाएगा हमें, tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। इसलिए हमें चाहिए Vx और हमें चाहिए Vy 2 सेकंड पे। लॉजिक तो क्लियर है। 2 सेकंड पे हमें चाहिए Vx कितना है और Vy कितना है। तो भाई अपना खोपड़ी का थोड़ा सा खर्च करो। तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं करता। x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा u cos थीटा होता है और वही वेलोसिटी हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि ax है 0, और भैया जब ax 0 है इसका मतलब dvx/dt है 0, और dvx/dt 0 होने का मतलब होता है vx का कांस्टेंट होना। तो इसलिए ये तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं करता है भाई। vx डज नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, x डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी जो था वो था हमारा 100 × cos 60 डिग्री, दैट इज 100 × हाफ इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हॉरिजॉन्टल में 50 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हॉरिजॉन्टल में 50 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। यहाँ भी चलाएगा तो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और यहाँ पे भी आएगा तो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, और यहाँ पे जब स्ट्राइक करने आएगा तब भी हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ax 0 है। बोलो भाई, इतना तो समझते हो। तो ये समझते हैं भाई, तो कम से कम एक कंपोनेंट तो मिला हुआ है भाई, जो 50 था वही रहेगा। सिर्फ x डायरेक्शन में तुम सोचो, मोशन 2 पार्ट में स्प्लिट करते थे, अब x डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए तो निकाल लेंगे भाई, ये तो वही है। अगर मान लो नहीं पता होता कि कांस्टेंट होना है तब भी निकाल सकते थे Vx = ux + axt। अरे भाई किसी टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए, 1 डायमेंशनल मोशन समझो x एक्सिस की तरफ, उसका यूज कर लेंगे। अच्छा भाई 2 सेकंड पे x कंपोनेंट क्या होगा हमारा, तो भाई होता था जो इनिशियल x कंपोनेंट जो कि u cos 60 डिग्री था, इनटू टाइम कितना भाई, तो 2 सेकंड, u v = u + a, तो u हो गया, प्लस ax कितना है, तो भाई 0 है, और टाइम है हमारा 2 सेकंड। तो क्या मिलेगा भाई, 2 सेकंड पे x कंपोनेंट और वेलोसिटी क्या मिलेगा, वही मिलेगा भाई। अगर आप ये लॉजिक भी लगाते तब भी समझते कि भाई वही मिलने हैं जो स्टार्टिंग से है, यही मिलने हैं, चेंज ही नहीं हो, क्योंकि ax 0 है। जब ax 0 है तो देखो ux ही तो vx रह जाएगा, जब ax 0 है इसलिए। तो आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, हमेशा के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 0 एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये तो कम से कम 50 है। अब y कंपोनेंट क्या है भाई, तो वो निकाल लो, 2 सेकंड पे y कंपोनेंट क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, 2 सेकंड पे y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। अरे जैसे ये निकाला, किसी टाइम पे हमें कोई वेलोसिटी निकालना हो, जब भी y कंपोनेंट निकालना हो ना, तो y डायरेक्शन में 1D सोचो, x डायरेक्शन में निकालना हो x डायरेक्शन में 1D सोचो। अब हमें चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट, 2 सेकंड पे, तो क्या करें। सर ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है भैया। अब आप 11th में हो, डिफ़िकल्ट वाली बात अब मत करो। डिफ़िकल्ट है तो क्या करोगे बताओ, फिजिक्स को बदल तो नहीं दोगे।
या फिर बोलो तो मैं इजी इजी कराते जाता हूँ, आप भी खुश हो हम भी खुश, वैसे तो काम नहीं चलेगा ना, वो ठगी हो जाएगी, वो चीटिंग हो जाएगी मेरे पार्ट्स। मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का। भाई ये मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तुम्हें कराना पड़ेगा ना, फॉर्मूला पुटिंग नहीं होता। देखो मैंने क्या कहा कि 2 सेकंड पे हमें चाहिए कितना एंगल बन रहा है, तो मैं सिंपल सा ये बात कह रहा हूँ कि 2 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाए और 2 सेकंड पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाए। अभी ये थोड़ा सा मैं आराम से बोल दूंगा ना, वही चीज़ हमेशा वही चीज़ जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वही चीज़ मैं दोबारा बोल दूंगा तुम्हें धीरे धीरे आराम से, तो तुम बोलोगे सब समझ गए। तो इसलिए चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम आप इनकाउंटर कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट। करना क्या है, हमें एंगल निकालना है। अब एंगल देखते ही सुनते ही एंगल जैसा हो जाएंगे तो फिर थोड़ी काम बनेगा। इसमें करना क्या है, देखो एंगल तो बदलता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे आओगे तो कुछ और एंगल होगा, यहाँ आओगे कुछ और एंगल, यहाँ आओगे तो कुछ और एंगल हो जाएगा। एंगल बदल रहा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बदल रहा है। तो एंगल हमें निकालना है, तो ये तो कम से कम सोचेंगे कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पता रहेगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा। किसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट का, नहीं वेलोसिटी का एंगल हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल से। हमें फाइंड एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो भाई इसका x कंपोनेंट निकाल लो, y कंपोनेंट निकाल लो। ये अगर 5 है, ये 10 है, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता कि tan अल्फा इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा? निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx होगा। अब क्या Vx मैं नहीं निकाल सकता? Vx तो तब से रट रहे हैं हम लोग कि x डायरेक्शन में सेम रहता है, x डायरेक्शन में सेम रहता है। ये तो स्टार्टिंग से बात हो रही है। फिर भी मैंने बोला कि अगर x डायरेक्शन में तुम्हें वेलोसिटी किसी टाइम पे चाहिए तो 1D मोशन याद करो। 1D मोशन में भी तो यही होता था, किसी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए तो कौन सा इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at। किसी टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए तो भाई जब x कंपोनेंट चाहिए x डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे। तो हमने कंसीडर किया Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ux कितना है, u cos थीटा है। ax क्या है, 0 है। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ax तो 0 है। तो इससे मिल रहा है हमें कि 2 सेकंड पे भी वेलोसिटी वही होगा जो पहले था, और वो होना ही है। अब टाइम कुछ भी रख लो, जब ax ही 0 है तो टाइम 2 सेकंड या 4 सेकंड या 10 सेकंड कुछ भी रख लो, ये तो 0 ही रहने हैं। इसलिए सिर्फ u cos थीटा ही रह जाएगा। हमेशा वेलोसिटी x कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। इसलिए ये तो अभी आप ये कैलकुलेट कर रहे हो ना, आगे के क्वेश्चन में आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे, आप खुद ही बोलोगे अच्छा ये तो वही रह जाएगा, ये तो वही रह जाएगा, ये तो वही रह जाएगा। भाई तो उस स्टेज में आने के लिए कि ये तो वही रह जाएगा, कुछ तो कैलकुलेशन करोगे तब ना वो स्टेज आएगा कि जब आप ऐसे ही बता दोगे ये वाला इतना होगा और ये कितना होगा, तो ये तो आप कैलकुलेशन ये तो करना पड़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट तो कम से कम करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में तो तुम्हें पता है कि हॉरिजॉन्टल चेंज ही नहीं होता है। अब वर्टिकल में कितना वेलोसिटी है तो हम लोग वैसे ही निकालेंगे। अब वर्टिकल की जहाँ तक बात हो गई, जैसे वी वाई निकालने की बात हो गई तो आपको सीधा देखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल छोड़ो, वर्टिकल पे जोड़ दो। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। नहीं तो अगर ज़्यादा आप घबराओगे तो मैं वही काम करूँगा, ये है प्रोजेक्टाइल, ये है मैक्सिमम हाइट, ये है रेंज, उसके अल्टरनेट मेथड भी बताना बेकार हो जाएगा। इतना घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? घबराना नहीं है भाई। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, सबको करना पड़ता है। अगर बिना मुश्किल के अच्छे कॉलेज मिल जाते तो पूरा हिंदुस्तान में लाखों लोग तैयारी करते हैं एवरी ईयर, वो लाखों लोग पहुंच जाते हैं ए लेवल कॉलेज में। तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए अपना माइंड सेट करो कि मुश्किलें आएंगी और मुश्किल को देख करके खुश होना है। क्यों? क्योंकि यही वो पॉइंट है, तुरंत खुश हो जाना कि यही वो पॉइंट है जहाँ मुझे लीड लेने हैं, जहाँ लोग फंसेंगे मैं भी फंसूंगा, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे हारना नहीं है, मुझे और अटैम्प्ट करने हैं और स्ट्रगल करने हैं, आगे बढ़ने। जो स्ट्रगल करेगा उसी की तो जीत होगी भाई। आप मुश्किल देख करके तुरंत हथियार डाल दोगे तो फिर तो बेकार हो जाएगा, फिर साइंस लेने का मतलब क्या हुआ? आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। बिना कुछ किए ही काम नहीं बनता। कोशिश करना होगा
और कोशिश कर कर के आगे बढ़ना होगा। मुश्किल आएगी ये ध्यान रखना। साइकिल चलाने सीखते हैं तो गिरते भी हैं, लेकिन गिर के कुछ लोग बैठ जाते हैं और कुछ लोग गिर के फिर उठते हैं, फिर नेक्स्ट डे साइकिल चलाते हैं, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। 10 बार गिरते हैं, फिर वो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी लिए हो, इसमें मुश्किलें आएंगी। हर सब्जेक्ट में फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा आएंगी मुश्किल आएगी। इसको पार्ट ऑफ स्टडी समझो। इससे घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप में स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है कि ये जो मुश्किल आएगी यही वो मौका है जिसमें हम लोग एवरेज लोगों से आगे बढ़ेंगे। इसी में तो हम लोग घोड़ों और गधों में डिफरेंस दिखाएंगे, और हमें ये दिखाना है कि हम लोग घोड़ा हैं, गधा नहीं है। तो मुश्किल जहाँ आए वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के लिए तैयार रहना है। वी वाई, हमें वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड पे। वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे, और किसी टाइम पे निकालना होता है तो यही तो इक्वेशन काम करता है। ठीक है भाई, तो वी वाई निकालना है 2 सेकंड पे, तो रख देंगे भाई टाइम का वैल्यू 2 सेकंड। यू वाई था यू साइन थीटा, ये तो याद ही हो गया होगा यू साइन थीटा। पहली बार तो आपको दिखाया था कैसे यू साइन थीटा हुआ भाई, कैसे यू कॉस थीटा हुआ भाई, पहली बार दिखाया था ना। अब क्या दिखाने की ज़रूरत पड़ती है? अब जैसे यू एक्स होता है आप तुरंत बोलते हो यू कॉस थीटा। यू आई क्या है भाई, तो यू साइन थीटा आप तुरंत बोलते हो। ए वाई है माइनस जी, और टाइम हमारा 2 सेकंड चाहिए। तो ये है भाई वी वाई मिल गया हमें 2 सेकंड पे। वो क्या मिल गया, तो यू साइन थीटा, यू कितना था भाई, तो 100 था, और साइन 60 डिग्री था, रख दिया। एक्सेलरेशन है -10 और ये 2। तो इससे हमें मिल गया वी वाई 2 सेकंड पे, वो मिल गया साइन 60√3/2 होता है, यानी कि ये 50√3 हो गया भैया, 50√3, और ये हो गया -20। ये हो गया वी वाई, और ये है वी एक्स। वी एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया भाई वी एक्स का। वी एक्स 2 सेकंड पे जो चाहिए हमें, तो 2 सेकंड पे हो गया 100, और cos 60 डिग्री मतलब 50, तो 50 मीटर पर सेकंड है। अब देखो कि तुम्हें जब वी एक्स मिल चुका, वी वाई मिल चुका, वी टू के लिए एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जब दोनों मिल चुके हैं, तो ये अल्फ़ा आराम से निकाल सकते हैं। कितना भाई, तो यहाँ से tan अल्फ़ा हम लोग इजीली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू वी वाई एट 2 सेकेंड एंड वी एक्स एट 2 सेकेंड। तो वी वाई है भाई कितना, तो वी वाई है 50√3 - 20, ठीक है, और डिवाइडेड बाई वी एक्स है 50। बस तो हो गया ये √3 - 2/5, ये हो गया tan अल्फ़ा का वैल्यू। बस काम ख़त्म। यही है एंगल, एंगल ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इज अल्फ़ा, देन tan अल्फ़ा इज दिस। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये था Vx और ये था Vy, अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया क्योंकि ये था V2। हवी साहब बोलो ठीक है यहाँ तक? हमने निकाला Vy 2 सेकंड पे, हमने निकाला Vx 2 सेकंड पे। बोलो भाई, अब किसको जो डाउट है बताओ, क्या है अब डाउट? सर वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे 100 से कम आएगी ना? 100 से कम होगी, हाँ कम तो होगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हुआ है, 100 से तो कम होगा ही। हॉरिजॉन्टल में तो 50 है, वर्टिकल में पहले 50√3 था, अब कम हो गया, तो कम तो हो जाएगा वेलोसिटी, स्पीड तो कम होगा। स्पीड मिनिमम होता है मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला बच जाता है, जो 50 है ना वही बच जाएगा, और वर्टिकल तो 0 हो जाएगा। कहाँ, यहाँ 100 था, यहाँ 50 हो जाएगा। यहाँ u cos थीटा ही सिर्फ बच जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी रहता है u cos थीटा, बस वर्टिकल 0 हो चुका।
ऐसे ऐसे मैंने बोला तो कि ऐसे ऐसे जब आप 20-30 क्वेश्चन करोगे एक एक टॉपिक पे, तब जाके कुछ कॉन्फिडेंस होंगे। फिजिक्स का मतलब है, फिजिक्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ये है, समझते हैं लोग, सबसे ज़्यादा बदनाम कर रखे हैं फिजिक्स को। आप लॉजिकली सोचो, आप पहली बार सोचोगे कि ये 9th क्लास का थोड़ी, जो एक बार पढ़ लिया, टीचर ने समझा दिया, बस अब न्यूमेरिकल होने लग जाएंगे। नहीं भाई, न्यूमेरिकल और थ्योरी में बहुत बड़ा गैप है। थ्योरी जानना तो ज़रूरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन थ्योरी जानने के बाद, थ्योरी जानने में अगर तुम्हें 2 घंटे लगते हैं तो उस पर 4 घंटे न्यूमेरिकल करोगे, तब जाके वो थ्योरी पे कमांड आएगा, तब जाके आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो मुश्किलें ज़रूर आएंगी, सबको आती हैं, मुझे भी आए थे, और जितने भी फिजिक्स के, मैथ्स के लोग हैं, सबको मुश्किलें आई हैं। जो मुश्किलों से हार गया वो पीछे चला गया, जो मुश्किलों से स्ट्रगल करा वो आगे बढ़ गया। ये तो लाइफ का दस्तूर है भाई, ये तो लाइफ का लॉ है। ज़िंदगी में कुछ पाना है तो भाई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसके लायक हूँ। आप ए लेवल के लायक हो, आपको बार बार प्रूफ करना पड़ेगा। आपको मैं अभी भी बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि 11th क्लास 12th का करते करते आपको मुश्किलें आएंगी ही, चाहे वो कॉमर्स में रहे, चाहे आर्ट्स में रहे, किसी में भी रहे। जो कोई भी बहुत अच्छा करना चाहता, अच्छे कॉलेज में जाना चाहता, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मुश्किलों का सामना कर कर के ही, उससे स्ट्रगल करके ही लोग पक्के बनते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं। जो मर्डर करता है ना, मर्डर, गोली, शार्प शूटर, तो पहली बार जब वो किसी को गोली मारा होगा ना, तो उसके भी हाथ ऐसे ऐसे हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हिम्मत दिया गया, तो उसके बाद उसने 2-3 लोगों को लुढ़का दिया, और फिर इसके बाद आप तो एक्सपर्ट है, अब तो आंख इधर रखता है और इधर जाकर गोली मार देता है। तो चाहे काम कैसा भी हो, आपको अगर एक्सपर्ट बनने हैं, कॉन्फिडेंट बनने हैं उस काम में, मुश्किलों का सामना करने को तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो छोड़ दें, नहीं तो फिर बेकार है, फिर तो आप बैठ जाओ, रोने लग जाओ। एक बार साइकिल से गिरे और रो के बैठ गए, नहीं अब साइकिल नहीं चलाएंगे। ऐसे कई लोग होते हैं जो ड्राइविंग के करना शुरू किया, एक बार धक्का मार दिया किसी को, उसके बाद बैठ गए ज़िंदगी भर, अब नहीं चलता है, ड्राइवर रखने पड़ते हैं। तो कॉन्फिडेंस बार बार हिलेगा, लेकिन आपको हिलने नहीं देना है, आपको जम के रहना है। मुझे प्रूफ करना है कि मैं ए लेवल के लायक हूँ, ए लेवल लेके रहूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जिस बात का किसी बच्चे ने जिक्र किया, क्या तो अभी बता रहा था, क्या तो कोई पूछ रहा था अभी इसमें, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, और कुछ पूछ रहा था भाई, मैं सोच रहा था कि एक और क्वेश्चन उस पर डिस्कस। हाँ, मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो लिखो ये क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100 जूल, व्हाट विल बी। 100 जूल से प्रोजेक्ट किया गया एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। बता दो भाई मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। आप वेक्टर के क्वेश्चन को करें, कुछ टाइप के वेक्टर, देखो मैंने आपके होमवर्क में जो दिया है अराउंड 100 क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन हमने मैथ्स के बुक से उठा के दे दिया है वेक्टर का, इसलिए कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके टच नहीं हुए होंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आपके डाउट हो सकते हैं, 100 में से 30 क्वेश्चन भी आपके डाउट हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं एक दिन इसके लिए अलग रख दूंगा और 30 क्वेश्चन डाउट के सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको अटैम्प्ट जरूर करें, ट्राई ज़रूर करें। जहाँ जहाँ मुश्किल आ रहा है, 30 क्वेश्चन में मुश्किल आएगा, 35 क्वेश्चन में मुश्किल आएगा, मैं उसको करूँगा। एक क्लास रखेंगे 1.5 घंटे का, फटाफट कर देंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए वेक्टर वाला करना है। चलो ये बताओ भाई, एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट कर दिया 60 डिग्री पे, भैया 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट तो कर दिया, अब इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, स्पीड नहीं दिया हुआ। स्पीड हमारा होगा यू, कुछ है स्पीड, u0 है मान लो स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी
दिया हुआ है, मीन्स हाफ एम यू नॉट स्क्वायर ये दिया हुआ है। ये कितना है भाई? तो 100 जूल है। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे? मैक्सिमम हाइट पे। अब ये देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल गया, अब आपको खोपड़ी खर्च करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम हाइट पे कम से कम इतना तो जानते हो भाई कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता, तो एक्स डायरेक्शन का तो चेंज नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम हाइट पे एक्स डायरेक्शन वाला ही खाली रह जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो है। यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट है, बट यहाँ नहीं है। यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम स्पीड होता है, और वो कितना रहेगा? वही जो यहाँ है, क्योंकि भाई इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट रहता है, याद होगा तुम्हें, ए एक्स जीरो होने से वी एक्स हमारा क्या रहता है भाई? तो कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। ये है हमारा यू नॉट, और कॉस 60 डिग्री मतलब हाफ यू नॉट बाई 2 है। यू एक्स हमारा यू नॉट बाई 2 है, इसलिए ये तुम्हें यू नॉट बाई 2 मिलेगा। यू नॉट कॉस 60 डिग्री मीन्स यू नॉट बाई 2 तुम्हें मिलेगा। इसलिए एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भाई? तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम, टॉप पे जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर, तो हाफ एम टॉप पे जो स्पीड है वो है यू नॉट बाई 2, इसलिए ये हो गया हाफ एम यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। हाफ एम यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स ये वाला हाफ एम यू नॉट स्क्वायर ये हमारा 100 जूल दिया हुआ था, तो डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 25 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हो जाएगा ना भाई?